So the next topic is chapter 1 part रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो कहता है कैपिटल रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग कंपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी थ्रू शेयर कैंसिलेशन एंड शेयर रिपर्चेस। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कैपिटल रिडक्शन मतलब कि ऐसी प्रोसेस है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर की इक्विटी को रिड्यूस करे। उस वो कर सकते हैं शेयर कैंसिलेशन करके या शेयर को रिपर्चेस करके। सेकंड पॉइंट कहता है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मीन्स रिडक्शन ऑफ इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि कंपनी के इशूड और सब्सक्राइब और पेड अप जो शेयर कैपिटल हो चुका है उसको रिड्यूस करना, उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है द एक्ट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज इनेक्टेड बाय reducing the amount of issued share capital in a response to a permanent reduction in a company's operation or revenue loss that cannot be recovered from company's future earning। तो जब कंपनी की फ्यूचर अर्निंग से अपन वो जो लॉस हो चुका है रेवेन्यू का या कंपनी के ऑपरेशन को जो रिडक्शन हो चुका है, कंपनी के परमानेंटली रिड्यूस हो चुके हैं ऑपरेशन को, जो कि कंपनी की फ्यूचर अर्निंग से अपन रिकवर नहीं कर सकते हैं, तब आपने को कैपिटल रिडक्शन करना पड़ता है अब उस अमाउंट को रिड्यूस करके। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट द नीड ऑफ रिड्यूसिंग शेयर कैपिटल अराइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। किन सिचुएशन में इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है? तो तब पड़ती है जब अपन शेयर होल्डर को सरप्लस रिटर्न करना चाहते हैं, या फिर लॉसेस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, या फिर अमालगमेशन या मर्जर कंप्रोमाइज़ या अरेंजमेंट की स्कीम है उस एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम हमें करना है। तो हमें किस किस की चीज़ों की रिक्वायरमेंट लगेगी इसको रिड्यूस करने के लिए? तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो ऑथराइज़ करना होगा, और एनसीएलटी का कंफर्मेशन चाहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए क्या मोड्स हो सकते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है कि अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में इफ़ ऑथराइज बाय आर्टिकल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ ट्रिब्यूनल reduce its share capital in a way and in manner in particular by। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि कंपनी जो शेयर कैपिटल से लिमिटेड है, या जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन उसके पास शेयर कैपिटल है, वो अगर उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज़ करता है या स्पेशल रेजोल्यूशन उन्होंने पास कर लिया है और ट्रिब्यूनल ने जो उसको कंफर्म कर दिया, तो वो अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब 2 पॉइंट मेन दिए हुए हैं कि एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर कैपिटल नॉट पेड अप। तो शेयर कैपिटल जो पेड नहीं की है, हमने कॉल किया हुआ पे नहीं किया हुआ है, तो उसको एक्सटिंग्विश या रिड्यूस कर दो, तो उसको भी आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल मानेंगे। जैसे फेस वैल्यू 10 थी लेकिन सिर्फ पे 8 ही किया हुआ है, तो शेयर की फेस वैल्यू ही 8 कर दो, तो वो फुल्ली पेड अप हो जाएगा और जो है उसकी शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद सेकंड है ईदर विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ लॉस और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। तो अगर कोई असेट है या फिर असेट जो है वो कंपनी के उस शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस शीट मिसमैच हो रही है, और जो शेयर कैपिटल जो है उसकी वैल्यू जो है अब लॉस हो चुकी है, तो फिर उसको जो है रिड्यूस कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए बेसिकली पेड अप शेयर कैपिटल को, या फिर आप पे ऑफ कर दो पेड अप शेयर कैपिटल को जो कि एक्सेस है कंपनी की वांट में, मतलब कि आप जो है बायबैक कर लो बेसिकली, मतलब पे ऑफ कर दो, वापस रिफंड कर दो। तो पे ऑफ यानी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज़ इन एक्सेस ऑफ द वांट, जिसकी ज़रूरत नहीं है कंपनी को, उसको पे ऑफ कर दो। तो इसमें ये 4 केस है, मतलब बेसिकली 3 केस है ये। पहला वाला जो है वो है एक्सटिंग्विश कर दो जो उस शेयर कैपिटल को जो आप शेयर कैपिटल पेड अप नहीं हुआ है, या विथ और विदाउट एक्सटिंग्विश लायबिलिटी या रिड्यूसिंग लायबिलिटी ऑन शेयर कैपिटल आप कैंसिल कर दो पेड अप शेयर कैपिटल जो कि लॉस्ट है रेट और रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, या फिर आप पे ऑफ कर दो उस पेड अप शेयर कैपिटल को जो कि एक्सेस है कंपनी की वांट से, और उसमें आपको मेमोरेंडम को अल्टर करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड है नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट सेंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के सेंक्शन के बिना आप कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हो कैपिटल, या किन किन केसेस में आप रिड्यूस कर सकते हो वो बताया हुआ है।
जहाँ पे आपको ट्रिब्यूनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला है सरेंडर ऑफ शेयर। इसका फर्स्ट पॉइंट है सरेंडर ऑफ शेयर मीन्स सरेंडर ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड टू द कंपनी बाय द रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर। इसका सेकेंड पॉइंट है कि मतलब पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो सरेंडर करने आ रहे हैं, तो उसको सरेंडर ऑफ शेयर कहते हैं। और सरेंडर ऑफ शेयर जो है वो वैलिड कब होगा, जब आर्टिकल जो है उसको अलाउ करे और फॉरफीचर जस्टिफाई हो, या फिर वो शेयर जो है सरेंडर हो रहे हैं उनके एक्सचेंज में आप सिमिलर नए शेयर दे रहे हो सेम वैल्यू के, नॉमिनल वैल्यू के, तब वो सरेंडर जो है जस्टिफाई होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें शेयर जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग सरेंडर टू कंपनी आर ट्रांसफर टू नॉमिनी, देन देयर विल बी नो रिडक्शन इन कैपिटल। मतलब आप नॉमिनी को शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो फिर उसको आप कैपिटल रिडक्शन क्यों बोलोगे। तो ये सब पॉइंट दिए हुए हैं, ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना बेसिकली। पहला जो है सरेंडर होता क्या है, सेकेंड सरेंडर वैलिड कब होता है, और जब नॉमिनी को आप ट्रांसफ़र करते हो तो उसको आप सरेंडर नहीं कहेंगे। और जो सरेंडर का जो है सेम इफेक्ट माना जाएगा कि जैसे कि उस सरेंडर जो है कंपनी के फेवर में शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वैसा इफेक्ट। इसके बाद चौथा पॉइंट है, नहीं सॉरी 4 पॉइंट को ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि फॉरफीचर और सरेंडर ऑफ शेयर जो है दोनों में ही टर्मिनेशन तो होता ही है मेंबरशिप का, लेकिन जो फॉरफीचर होता है वो कंपनी के इनिशिएटिव पे होता है, लेकिन जो सरेंडर होता है वो शेयर होल्डर खुद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो रिडक्शन है जिसमें ट्रिब्यूनल का अप्रूवल नहीं लगेगा वो है फॉरफीचर। अ कंपनी में इफ़ ऑथराइज बाय इस आर्टिकल forfeit share for non-payment of calls and the same will not require confirmation of tribunal। तो कंपनी जो अगर उसका कंपनी का आर्टिकल जो है वो उसको अलाउ करता है तो वो फॉरफिट कर सकता है शेयर को, अगर शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया है कॉल्स का, और इसी में जो है ज़रूरत नहीं लगेगी कंफर्मेशन की ट्रिब्यूनल की। नेक्स्ट है डिमिनिशन ऑफ कैपिटल। डिमिनिशन ऑफ कैपिटल में जब कंपनी कैंसिल करती है अपने शेयर जो कि किसी ने लिए नहीं है तो उसको डिमिनिशन ऑफ कैपिटल कहते हैं, और इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कंफर्मेशन की ट्रिब्यूनल की। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और लास्ट है बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर। इन सब में ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर से क्विकली रिकैप करते हैं। पहला है सरेंडर, दूसरा है फॉरफीचर, तीसरा है डिमिनिशन, चौथा है रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और लास्ट है बायबैक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिटर्स राइट टू ऑब्जेक्ट टू रिडक्शन। तो जब शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है तो कुछ क्रेडिटर्स से उनको राइट मिलता है कि आप इसको ऑब्जेक्शन आप इस पर रेज कर सकते हो। तो इसका पहला पॉइंट यही कहता है कि आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर द रिडक्शन ऑफ कैपिटल द कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। तो जब आप एसआर पास कर देते हो रिडक्शन के लिए, उसके बाद आपको ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना होता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है वेयर द प्रपोज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन्वॉल्व्स ईदर डिमिनिशन ऑफ लायबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ unpaid share capital or the payment to any shareholder of any paid up share capital or any other case, tribunal may direct the following provisional shall effect। तो बेसिकली मतलब ये क्या है कि इन सब केसेस में आपको जो है आने वाली जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। क्या है वो प्रोसेस? द क्रेडिटर हैविंग डेट और क्लेम एडमिसेबल इन द वाइंडिंग अप आर इंटाइटल टू ऑब्जेक्ट। तो जो जिनका भी डेट और क्लेम है वाइंडिंग अप में वो इंटाइटल्ड है ऑब्जेक्ट करने के लिए। ट्रिब्यूनल एक लिस्ट बनाएगी टू इनेबल देम टू डू सो। ट्रिब्यूनल विल सेटल अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर इंटाइटल टू ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट आया तो क्या होगा? इफ़ एनी क्रेडिटर ऑब्जेक्ट देन ईदर हिज कंसेंट टू द प्रपोज रिडक्शन शुड बी ऑब्टेन। या तो उसकी कंसेंट लो, या फिर उसको पे ऑफ कर दो, या फिर उसकी पेमेंट को सिक्योर कर दो। ये तीनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, तभी आप रिडक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। Tribunal in deciding whether or not to confirm the reduction will take into consideration the minority shareholder and creditor। minority shareholder की तरफ भी ट्रिब्यूनल देखेगा एक बार ये कंफर्मेशन करने के पहले। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल सबको नोटिस देगी 3 महीने का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो ट्रिब्यूनल शैल गिव नोटिस ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड टू इट अंडर सेक्शन 66 फॉर रिडक्शन। किस किस को ट्रिब्यूनल जो है नोटिस देगी? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, सेबी अगर लिस्टेड कंपनी है, और लास्ट है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। उनको ये जो नोटिस जाएगा और उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है 3 महीने के अंदर फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं आया 3 महीने में तो उसको हम डिम्ड नो ऑब्जेक्शन मानेंगे। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसा मान लेंगे अगर 3 महीने में रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। एक केस लो है
केस लो का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ट्रस्टी एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वर्सेस कूपर। इसमें यही बोला है कि ट्रिब्यूनल जब कंफर्मेशन करेगी तो उसको पहले सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि जो क्रेडिटर है उनके राइट्स, उनकी या तो कंसेंट ले ली है या उनको पे ऑफ कर दिया है, उनकी डेट को सिक्योर कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिब्यूनल कंफर्म करने से पहले क्या क्या देखेगी। तो ट्रिब्यूनल मस्ट इंश्योर दैट द रिडक्शन इज़ फेयर एंड इक्विटेबल एंड आल्सो बिफोर सैंक्शनिंग जो है ट्रिब्यूनल देखेगी कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर लिया गया है, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को भी कंसिडर किया है और पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखा गया है। इसके बाद कंफर्म कर देगी वो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंफर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाए तो वो कंफर्म कर देगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कंपनी कंफर्मेशन का ऑर्डर जो है वो पब्लिश करेगी जैसे कि ट्रिब्यूनल बताएगा उस हिसाब से। और लास्ट पॉइंट है कि कंफर्मेशन ऑर्डर आरएफसी को सबमिट करना पड़ेगा। तो कंपनी शैल डिलीवर कॉपी ऑफ ट्रिब्यूनल ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन टुगेदर विथ मिनट्स गिविंग द डिटेल ऑफ कंपनीज, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या रखा उन्होंने, नंबर ऑफ शेयर जो है वो किस में जो डिवाइड होंगे वो, अमाउंट ऑफ ईच शेयर वो भी बताना है आपको, और जो है अमाउंट इफ़ एनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम टू बी पेड अप ऑन द शेयर ईच शेयर, ये भी बताना है आपको। ये आपको 30 दिन के अंदर जो है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के आने के बाद आपको आरओसी को जो है रजिस्ट्रार को जो है आपको ये फाइल करना है। रिडक्शन तभी टेक इफ़ेक्ट करेगा जब जो है रजिस्ट्रेशन जो है उसका हो चुका है रजिस्ट्रार के द्वारा, और एक बार रजिस्ट्रार ने जो है इतना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि ऐप की सारी रिक्वायरमेंट जो है कंपनी ने वो एडिक्वेटली कंप्लाई करी थी। और यहाँ से ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है चैप्टर 1 के। इसका नेक्स्ट टॉपिक है कंक्लूसिवनेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो यही लिखा हुआ है कि आर्टिकल चाहे अलाउ करे या ना करे, शेयर स्पेशल रेजोल्यूशन आपने जो पास किया था वो भले इनवैलिड हो, अगर जो है एक बार आरओसी ने जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ रिडक्शन इशू कर दिया, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक तरीके से हुआ था, उसके बाद कुछ भी इनवैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन रेस्पेक्ट टू रिड्यूस शेयर कैपिटल। तो जनरली जो है शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर ऐसा केस हुआ है कि शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दिया और कोई क्रेडिटर था जो कि इंटाइटल था ऑब्जेक्ट करने के लिए, उसका ऑब्जेक्शन नहीं हुआ और उसका कंपनी ने फिर डिफ़ॉल्ट भी कर दिया पेमेंट में, तो फिर जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये केस है बेसिकली। इसमें ये कहा है कि अगर कोई शेयर होल्डर ऑब्जेक्ट करते हैं तो मतलब इस केस में हुआ था कि कुछ शेयर होल्डर ने ऑब्जेक्ट किया था ग्राउंड पे कि जो है डिस्क्रिमिनेटरी है ये रिडक्शन, तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है तुम शेयर होल्डर रिमेन, मतलब आप कंटिन्यू कर सकते हो एज अ शेयर होल्डर। तो फिर दिल्ली कोर्ट ने उस रिडक्शन को अप्रूव कर दिया था। लेकिन अब जो है अब अपन जो अपना केस पढ़ते हैं कि क्या हुआ था इस केस में, मतलब अगर क्या होगा अगर कोई क्रेडिटर को जो है राइट टू इंटाइटल टू ऑब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट नहीं करने दिया है और उसको पेमेंट नहीं दिया। If the name of any creditor entitled to object to reduction of share capital under this section is not entered into the list of creditor and after such a reduction the company committed default, ये सबसे इम्पोर्टेंट, डिफ़ॉल्ट कमिट कर दिया है, तो फिर उस केस में होगा क्या कि every person who was the member of the company on the date of registration of the order for the reduction by registrar shall be liable to contribute to the amount of that debt or claim proportionately। तो उसको पे करना पड़ेगा, हर उस इंसान को पे करना होगा जो उस डेट पे जो है मेंबर था। और अगर कंपनी का वाइंड अप हो चुका है तो ट्रिब्यूनल जो है एक लिस्ट बनाएगी कंट्रीब्यूटरी की और उन सभी को कॉल करेगी और उनको ऑर्डर करेगी कि आप जो है पेमेंट करो उस क्रेडिटर को प्रोपोर्शनेटली। लास्ट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। तो बेसिकली अगर मर्जर एमाल्गमेशन में साथ में ही अगर आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल भी हो रहा है शेयर कैपिटल का, तो आपको जो है अलग से उसके लिए कोई सेक्शन 66 को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मर्जर एंड एमाल्गमेशन में आप एक्सप्रेस कर दो कि हाँ मैं भी उसमें शेयर कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और जब आप शेयर होल्डर की जब अप्रूवल लेते हो
मर्जर एमालमेशन के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट के लिए, तभी आप साथ साथ में आप जो है रिडक्शन के लिए भी अप्रूवल ले लो शेयर होल्डर की। और जब आप एनसीएलटी का जो कंफर्मेशन लेते हो उसमें भी आप स्पेसिफाई कर दो, तो एनसीएलटी का दोनों काम के लिए एक ही साथ अप्रूवल ले लो, तो ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसमें यही सब लिखा है। अरेंजमेंट इंक्लूड reorganization of share capital of company and reconstruction can involve reduction of share capital. However, as a part of a scheme of compromise arrangement, distinct formality as prescribed under section 66 do not have to be observed. It may be, however, noted that in all such cases involving reduction of share capital in a scheme of compromise and arrangement, the petition seeking confirmation of tribunal with respect to the scheme must also expressly mention that the company is also seeking at the same time the confirmation of tribunal with respect to the reduction of share capital. तो साथ में ले लो confirmation, and while seeking the consent of member to the scheme, the consent of the member with respect to reduction shall also be obtained. तो member की भी consent साथ में ले लो. The power of tribunal to give creditor an opportunity of raising the objection इज डिस्क्रिशनरी, मतलब क्रेडिटर को ऑब्जेक्ट करने की जो राइट देना है वो ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिशनरी राइट है। देना चाहे तो दे, नहीं तो नहीं भी दे। जब ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि सभी क्रेडिटर का जो इंटरेस्ट है ड्यूली प्रोटेक्टेड है, तो फिर ट्रिब्यूनल जो है वो उनको ऑब्जेक्ट करने के लिए नहीं बोलेगा, और यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है। और इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बायबैक का। उसमें सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग एक कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक अपने शेयर खुद परचेस कर सकती है आउट ऑफ अपने फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। लेकिन जो है बायबैक उन प्रोसीड से नहीं कर सकती जो कि सेम काइंड ऑफ शेयर जो है अपने जिसको बायबैक करना है उन्हीं सेम काइंड ऑफ शेयर की जो प्रोसीड है उन्हीं से आप बायबैक नहीं कर सकते। मोड ऑफ बायबैक है, पहला है टेंडर ऑफर, दूसरा है ओपन मार्केट परचेस। तो टेंडर ऑफर में होता क्या है, कंपनी ऑफर करती है कुछ शेयर नंबर ऑफ स्पेसिफाइड शेयर को बाई करने के लिए डायरेक्टली सिक्योरिटी होल्डर को प्रपोर्शनेट बेसिस पे, और इसमें जो है सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए कंपनी को। उसके बाद सेकेंड टाइप है वो है ओपन मार्केट परचेस। इसमें ओपन मार्केट परचेस में कंपनी जो है सर्टेन नंबर ऑफ शेयर को अक्वायर करती है जिसमें फिक्स प्राइस कैप होता है एंड बाय फॉर एनी प्राइस अप टू द अपर लिमिट तक वो बाय करती है। मोस्ट कंपनी प्रेफर ओपन मार्केट रूट। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टेंडर ऑफर एंड ओपन मार्केट परचेस इज दैट द प्राइस इन द टेंडर रूट इज फिक्स। तो टेंडर रूट में जो प्राइस फिक्स होता है, लेकिन ओपन मार्केट में जो होता है वो प्राइस एक कैप देता है, एक रेंज होती है। तो बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट कैन बी मेड थ्रू बुक बिल्डिंग और स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बंद हो चुका है। तो ओपन मार्केट में दो तरीके हैं, बुक बिल्डिंग से या स्टॉक एक्सचेंज से, जो कि एक तो बंद हो ही चुका है। एडवांटेज क्या है बायबैक के, तो पहला एडवांटेज है इट इज़ एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। तो एनसीएलटी का अप्रूवल के बिना ही आप रिड्यूस कर सकते हो, तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है। इसके बाद सेकेंड एडवांटेज है आप इम्प्रूव जो है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस आपका इम्प्रूव होगा। थर्ड है इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्रूव होगा, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इम्प्रूव होगा, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम हो जाएगा जब आप बायबैक कर लोगे अननेसेसरी शेयर को। इसके बाद आप एक एग्जिट रूट प्रोवाइड करते हो अपने शेयर होल्डर को जो कि कंपनी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, तो उनको एक एडिशनल एग्जिट रूट मिल जाएगा। इन्हेंस करते हो आप कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक ऑफ कंपनी, आप अपने जो है कंपनी का शेयर जो है वो अपना कंट्रोल बढ़ जाता है इसमें बेसिकली। तो आपका जो है कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन कंपनी एक ही हाथ में कंसोलिडेट हो जाएगा स्टेक, ये भी एक बात है इसकी। एक और एडवांटेज है आप जो टेक ओवर कर रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हो, अनवेलकम टेक ओवर बीट को आप प्रिवेंट कर सकते हो। सरप्लस जो है आप अपने शेयर होल्डर को वापस रिटर्न करने का भी एक ये तरीका होता है बायबैक करना। उसके बाद एक और बेनिफिट है ये है कि आप अगर स्लगिश मार्केट कंडीशन है तो आप अपने शेयर के प्राइस को जो है सपोर्ट कर सकते हो बायबैक करके, और इक्विटी जो है उसको मोर एफिशिएंटली आप सर्व कर सकते हो। तो ये सारे एडवांटेज है। एक बार फिर से अपन इसको देखते हैं एडवांटेज को। इट इज़ एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। सेकेंड, इम्प्रूव द अर्निंग पर शेयर, इम्प्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। It provide an additional exit route to shareholder when shares are undervalued or thinly traded. Next, enhance consolidation of stake in company, prevent unwelcome takeover bid
to return surplus cash to shareholder to achieve optimum capital structure and to support share price during the period of sluggish market condition and to serve the equity more efficiently। और यहाँ पे ये एडवांटेज ख़त्म होते हैं और ये पार्ट भी चैप्टर 1 का पार्ट 9 शुरू होता है। अब बायबैक का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या क्या है। एक तो कंपनीज एक्ट उसको रेगुलेट करता है, दूसरा है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 और तीसरा है सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, वो है ऑथराइजेशन। उसके पहले दो एग्जांपल है, एक विप्रो का और इन्फोसिस का जिन्होंने बायबैक किया था पास्ट में। ओके, ऑथराइजेशन से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि एओए को ऑथराइज़ करना पड़ेगा बायबैक करने के लिए। द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज़ दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शुड ऑथराइज द बायबैक। सेकेंड पॉइंट, इन केस सच provision is not available, it would be necessary to alter the article of association to authorize buyback। अगर आर्टिकल में अगर ऐसा नहीं अलाउ किया हुआ है बायबैक को तो उसको अल्टर कर दो। तीसरा है कि बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो आपको पास करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम आप कितना बायबैक कर रहे हैं। और चौथा है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो बायबैक के लिए जो अप्रूवल है शेयर होल्डर का वो सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही आपको लेना है। इसके बाद आता है क्वांटम ऑफ बायबैक। तो इसका पहला पॉइंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अप्रूव बायबैक अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल and free reserve of the company and such buyback has to be authorized by the board by means of resolution passed at the meeting। तो बेसिकली ये बस इतना ही कह रहा है कि बोर्ड जो है वो 10% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का बायबैक जो है वो अप्रूव कर सकता है बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू। और सेकेंड पॉइंट है पॉइंट बी, शेयर होल्डर बाय स्पेशल रेजोल्यूशन कैन अप्रूव बायबैक अप टू 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो शेयर होल्डर जो है वो 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का बायबैक अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि एक साल में सिर्फ 25% ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल जो है वो आप बायबैक कर सकते हो। इसके साथ क्वांटम खाता बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए। तो वो होना चाहिए 2:1, जिसको हम सिंपल टर्म में जो मतलब जो मॉड्यूल में लिखा है उस हिसाब से कहें तो रेशियो ऑफ द एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट ओव्ड बाय द कंपनी आफ्टर बायबैक शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि डेट जो है आपका जो कि है सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डेट, वो बायबैक के बाद आफ्टर द बायबैक जो है मोर देन ट्वाइस नहीं होना चाहिए आपके पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के। ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो बायबैक आप जिन शेयर्स का करेंगे वो हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर ही होने चाहिए। जो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है उनका बायबैक नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम गैप। तो टाइम गैप का आपको ध्यान रखना है कि 1 साल का गैप हो पिछले बायबैक के क्लोज होने से। नो ऑफर ऑफ बायबैक अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर रिकन फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। तो बस यही क्या है कि पिछले बायबैक से गैप रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाकी जब कंपनी जब नोटिस देती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कि हमें बायबैक करना है शेयर होल्डर को, तो उसमें जो है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देती है। उसमें ये सब बायबैक से रिलेटेड चीज़ें आपको बतानी होती है, कंप्लीट डिस्क्लोजर देने, मटेरियल फैक्ट के, बायबैक क्यों ज़रूरी है, नेसेसिटी बतानी है आपको, किन क्लास ऑफ शेयर्स को आप बायबैक करना चाहते हैं, कितना अमाउंट आप बायबैक में इन्वेस्ट करेंगे, टाइम लिमिट कब तक बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग जिस बोर्ड मीटिंग में आपने अप्रूव किया है बायबैक को, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्या है बायबैक का, क्यों कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ़ सिक्योरिटी कितनी आप बायबैक में परचेस करने वाले हैं, और मेथड क्या अडॉप्ट कर रहे हैं आप बायबैक करने के लिए, प्राइस क्या है बायबैक करने के लिए आप शेयर्स का, और किस बेसिस पे आपने वो बायबैक प्राइस पे आप अराइव करें हैं, ऐसी बहुत सारी डिटेल आपको देनी है। इसके बाद नेक्स्ट है बायबैक प्रोसीजर फॉर प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनी। तो प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी को अगर बायबैक करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस दिया हुआ है शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014 में।
उसका पहला जो रूल है, रूल 17, वो लेटर ऑफ ऑफर फाइलिंग के बारे में बताता है। वो ये कहता है कि कंपनी को जो है लेटर ऑफ ऑफर जो है वो आरओसी को फाइल करना होगा, जो कि 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उसमें से एक एमडी होगा। इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल 17 सब रूल 2, द कंपनी विच हैज़ बीन ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बिफोर द बायबैक फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अ लेटर ऑफ ऑफर इन फॉर्म SH8। फॉर्म जो है वो SH8 रहेगा, अलॉन्ग विद द फीस एज में बी प्रिस्क्राइब। सच लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डेटेड एंड साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड by not less than 2 director, one of whom shall be MD if he is available। तो वही बात कही है कि कंपनी जो है आरओसी को लेटर ऑफ ऑफर भेजेगी और वो जो है साइन होना चाहिए 2 डायरेक्टर का, जिसमें एक एमडी होना चाहिए अगर अवेलेबल है तो। ओके, नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विथ सेबी और आरओसी। तो कंपनी को जो है एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होता है, जिसका फॉर्म है SH9। वो आपको कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो वो आरओसी को देगी, और अगर लिस्टेड है तो वो आरओसी और सेबी दोनों को देगी। और जो भी साइन करना है 2 डायरेक्टर को, और इसमें से एक एमडी होना चाहिए, सेम ही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन अ कंपनी proposes टू बाय बैक इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अंडर द सेक्शन in pursuance of special resolution or board resolution as the case may be, it shall before making such buyback file with registrar and SEBI in case of listed company a declaration of solvency in form SH9 signed by at least 2 director of one of whom shall be MD। तो ये वही वाली बात है कि जो मैंने कही थी। इसके बाद डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, रूल 17 सब रूल 4 जो डिस्पैच करवाने की बात करेगा। लेटर ऑफ ऑफर जो है शेयर होल्डर को डिस्पैच करेंगे, उसके बारे में बताया है कि जैसे ही आप आरओसी को फाइल कर देते हैं लेटर ऑफ ऑफर, उसके 20 दिन के अंदर आपको ये फाइल करना होता है। एक मिनट एक बार पढ़ लेते हैं। द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच टू शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग द सेम विथ रजिस्ट्रार बट नॉट लेटर देन 20 days फ्रॉम फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार। हाँ, तो ये वही बात है कि आपको लेटर ऑफ ऑफर जो है अपने शेयर होल्डर को देना है इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग विथ रजिस्ट्रार, बट ध्यान रहे कि 20 दिन से ज़्यादा का गैप ना हो। रजिस्ट्रार से फाइलिंग लेटर ऑफ ऑफर रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं, उसके 20 दिन के बाद से ज़्यादा गैप ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में लिखा है द लेटर ऑफ ऑफर शाल कंटेन ट्रू फैक्चुअल एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन and shall not contain any misleading information and must state that the director of the company accept the responsibility for information contained in the document। तो बस यही बेसिकली एक तरीके का डिस्क्लेमर है कि कंपनी जो है वो ध्यान रहे कंपनी को कि जो लेटर ऑफ ऑफर है वो सारी ट्रू इन्फॉर्मेशन दे, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे। और डायरेक्टर जो है उसमें एक ये बात भी लिखो कि डायरेक्टर ये पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि भैया जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सब कुछ सच है। उसके बाद नेक्स्ट है वैलिडिटी जो है बायबैक ऑफर की कितना मतलब कब क्या पीरियड रहेगा, बायबैक पीरियड क्या रहेगा, बेसिकली ये है द ऑफर फॉर बायबैक शैल रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। तो बेसिकली जो बायबैक का पीरियड जो रहेगा वो ये कहना चाहते हैं कि 15 दिन का तो रहना ही चाहिए कम से कम, लेकिन ध्यान रहे कि वो 30 दिन तक का भी नहीं हो, 30 दिन से ज़्यादा भी ना हो लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच के बाद से। तो जो बायबैक पीरियड जो है ओपन रहना चाहिए 15 दिन के लिए और 30 दिन से ज़्यादा ना हो। तो मतलब बेसिकली 15 से 30 दिन का होना चाहिए बायबैक पीरियड। प्रोवाइडेड दैट वेयर ऑल द मेंबर ऑफ कंपनी एग्री द ऑफर फॉर बायबैक में ओपन फॉर अ पीरियड लेस देन 15 दिन। तो 15 दिन से भी कम कर सकते हैं अगर सारे मेंबर जो है कंपनी के एग्री कर जाए 100%। तो एक्सेप्टेंस ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, ज़्यादा लोगों ने बायबैक एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, तो वो होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एक्सेप्टेंस। मतलब इन केस द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर इज़ मोर देन टोटल नंबर ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक बाय कंपनी, द एक्सेप्टेंस पर शेयर होल्डर शैल बी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो बेसिकली यही कहना चाहता है कि अगर जो शेयर होल्डर ने हमें जितने शेयर बायबैक करने थे उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स ने टेंडर कर दिए हैं तो फिर सभी से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर्स लिया जाएगा। टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन कंप्लीट, इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर रिसीव्ड विद इन 15 days फ्रॉम क्लोजर ऑफ द ऑफर।
तो कंपनी जो है जैसे ही ऑफ़र क्लोज होता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है कंपनी को वेरीफाई कर लेना है जो भी ऑफ़र रिसीव हुआ है वो सब वैलिड है या नहीं, ठीक है। एंड शेयर और अदर सिक्योरिटी लॉज शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड अनलेस कम्युनिकेशन। ओके, ये कुछ काम का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और रिटर्निंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 7 दिन के वेरिफिकेशन के 7 दिन के अंदर कंपनी को पेमेंट कर देना है सभी शेयर होल्डर को जिनके शेयर आपने एक्सेप्ट किए हैं, कैश में पेमेंट करना है। और रिटर्न कर देना है शेयर सर्टिफिकेट उन शेयर होल्डर को जिनके आपने एक्सेप्ट नहीं किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेपरेट अकाउंट। तो कंपनी को जो है इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है या ओपन करना है सॉरी, और उसमें डिपॉजिट करना है सच सम एज वुड मेक अप द इंटायर सम ड्यू एंड पेएबल एज कंसिडरेशन फॉर बायबैक। तो जो बायबैक के लिए जितना भी कंसिडरेशन आपको पे करना है उतना कंसिडरेशन हो जाए, आप उतना आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में ओपन करके उसमें डिपॉजिट करके रखना है कंपनी को इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजर ऑफ बायबैक, क्लोजर ऑफ द ऑफर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है अदर कंडीशन, जो कि रिस्ट्रिक्शन है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन जो है कंपनी पे लगे रहेंगे बायबैक के टाइम। तो रूल प्रोवाइड द कंपनी शैल इंश्योर दैट, कंपनी को इंश्योर करना है कि कंपनी शैल नॉट इशू एनी न्यू शेयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन टिल द क्लोजर ऑफ ऑफर। तो कंपनी को ध्यान रखना है कि जिस दिन से आपने रेजोल्यूशन पास किया है स्पेशल रेजोल्यूशन बायबैक करने के लिए, उस दिन से लगा के जब तक कि बायबैक जो है वो क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपको कोई भी न्यू शेयर जो है आपको बायबैक बोनस शेयर आपको इशू नहीं करने हैं। न्यू शेयर इशू ही नहीं करने हैं, ना ही बोनस शेयर आप इशू कर सकते हैं इस टाइम के बीच में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कंपनी को एक बार आपने जो है ये बायबैक जो है अनाउंस कर दिया शेयर होल्डर को, उसके बाद आपको विड्रॉ नहीं करना है। तो सेकंड पॉइंट है विड्रॉ नहीं करना है। थर्ड पॉइंट कहता है कि कंपनी को वो पैसा कहीं और यूटिलाइज नहीं करना है। मतलब पढ़ देता हूँ मैं। द कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज एनी मनी बोरो फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग बैक इट्स शेयर एंड कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द प्रोसीड ऑफ अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर फॉर बायबैक। तो कंपनी को जो बायबैक करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो पैसा जो है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरिंग करके नहीं आना चाहिए, ना ही वो पैसा जो है कंपनी वो जो पैसा है कोई अर्ली इशू जो है किया था अपने शेयर्स का, सेम काइंड ऑफ शेयर्स का, और उससे जो प्रोसीड आई है वो भी आपको बायबैक के लिए यूज़ नहीं करनी है। तो ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि कंपनी को इशू नहीं करने हैं शेयर इस पीरियड के दौरान। दूसरी है आपको विड्रॉ नहीं करना है। तीसरा है आपको वो बायबैक के लिए जो पैसा यूज़ कर रहे हो वो ये वाला पैसा नहीं होना चाहिए जो कि आपने पिछले इशू से हो या फिर आपने बोरिंग करी हो बैंक से। और इसके साथ ये पीरियड ख़त्म होता है। थैंक यू। चैप्टर 1 के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। इसका पहला टॉपिक है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। तो 1 साल के अंदर बायबैक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के अंदर, और अगर नहीं हुआ तो आपको फिर फ्रेश रेजोल्यूशन पास करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ बायबैक। क्या मेथड हो सकती है बायबैक की। तो एक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से अपने को प्रोपोर्शनल बेसिस पे बायबैक करना है, या सेकेंड है ओपन मार्केट से लेना है। थर्ड है आपको शेयर जो है एम्प्लॉय से बाय करना, जो कि परसुएंट टू स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी जो जिससे आपने उनको दिए थे तो उनको बायबैक करना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटी बॉट बैक। तो जब कंपनी कोई जो सेक्शन 68 और सबसेक्शन 7 के हिसाब से आप ये बात करेंगे कि जब कंपनी कोई सिक्योरिटी बायबैक करती है तो उसको जो है फिज़िकली जो शेयर है उनको डिस्ट्रॉय करना है और एक्सटिंग्विश करना है 7 दिन के अंदर, लास्ट डे से जब से बायबैक कंप्लीट हुआ है उसके। तो बायबैक कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर आपको ये करना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर और सिक्योरिटी। तो ये कहता है कि व्हेन अ कंपनी कंप्लीट्स अ बायबैक ऑफ इट्स शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इट शैल नॉट मेक अ फर्दर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स। तो कंपनी जब है फर्दर इशू नहीं करेगी उस सेम काइंड ऑफ शेयर के जब से उनने बायबैक कंप्लीट किया है उसके, ठीक है। और उसमें लिखा हुआ है आगे विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ एक्सेप्ट बाय वे ऑफ बोनस इशू और ऑब्लिगेशन। हाँ, तो बस सीख लीजिए क्या है कि
6 महीने तक आपको जो है बायबैक नहीं कर सकती सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ का कंपनी। लेकिन बाय बोनस शेयर के तरीके से आप कर सकते, बोनस शेयर आप इशू कर सकते हो, या फिर आप जो कोई ऑब्लिगेशन है जैसे कि वारंट वगैरह इनको शेयर में कन्वर्ट करना है तो फिर वो तो करना ही है। तो ये इसके बाद नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ बायबैक। तो कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना है बायबैक का। जब कंपनी कोई शेयर बायबैक करती है तो उसको रजिस्टर ऑफ बायबैक मेंटेन करना है, जिसमें सारी डिटेल्स रहेगी उन शेयर्स की जो बायबैक की है, कंसिडरेशन पे किया है वो सब, और डेट क्या था शेयर को कैंसिल करने का वो भी इसमें रहेगा, और किस डेट पे आपने इसको एक्सटिंग्विश किया, ये सारी डिटेल जो है उसके अंदर आएगी। अकॉर्डिंग टू द रूल द रजिस्टर ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी बायबैक शैल बी मेंटेन इन फॉर्म SH10। तो उसका फॉर्म रहेगा SH10, रजिस्टर ऑफिस पे उसको मेंटेन किया जाएगा, और उसकी कस्टडी जो है वो सेक्रेटरी के पास रहेगी, कंपनी के सेक्रेटरी के पास, जो कि कंपनी सेक्रेटरी होता है, या फिर और कोई ऑफिसर अगर आपने ऑथोराइज़ किया है तो फिर वो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिटर्न ऑफ बायबैक। तो रिटर्न ऑफ बायबैक आपको ROC को भेजना होता है बायबैक ख़त्म होने के बाद, जिसमें बायबैक से रिलेटेड जो पार्टिकुलर्स जो है वो उसके अंदर होते हैं। कंपनी शैल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक फाइल विथ रजिस्ट्रार एंड सेबी रिटर्न कंटेनिंग पार्टिकुलर रिलेटिंग टू द बायबैक विद इन 30 days ऑफ सच कंप्लीशन। 30 दिन के अंदर आपको देना है ये कंप्लीशन, बायबैक ख़त्म होने के 30 दिन के बाद। रिटर्न प्लस सर्टिफिकेट कि बायबैक एज पर एक्ट हुआ, तो आपको जो ये रिटर्न है इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो कि 2 डायरेक्टर के द्वारा साइन किया जाएगा, जिसमें से एक MD होगा। और जो ये सर्टिफिकेट है एक बार इसको पढ़ ही लेते हैं। द कंपनी शैल फाइल विथ रजिस्ट्रार एंड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी विद द सेबी आल्सो रिटर्न इन फॉर्म SH11 along with the fees. There shall be annexed to the return filed with registrar in form SH11 certificate in form SH15 signed by 2 directors including MD certifying that the buyback of security has been made in compliance with the provision of the act rules thereunder। हाँ, तो बाकी यही कह रहा है कि जो आप इसके साथ एक सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे जो कि सर्टिफाई करेगा कि भाई ये जो है बायबैक जो हुआ है वो एज़ पर द रूल्स हुआ है रिटर्न, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट रहेगा और वो सर्टिफाई करेगा कि बायबैक जो है एज़ पर द एक्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है पिनल प्रोविज़न। अगर आपने बायबैक के सेक्शन 68 को उसके प्रोविज़न को आपने वायलेट किया तो कंपनी पे पेनल्टी लगेगी 1 लाख से 3 लाख, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे लगेगी 1 लाख से 3 लाख। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र टू एंड एप्लीकेशन ऑफ CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सेक्शन 69 बताता है इस बारे में। When a company purchase its own share out of free reserve और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जब कंपनी शेयर परचेस करेगी और जो फंड यूज़ किया है वो है फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का, तो अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ परचेस शाल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो फिर जितने शेयर आपने ख़रीदे हैं उस सम से उसके बराबर का सम आपको CRR में डालना है। एंड डिटेल ऑफ सच ट्रांसफर शाल बी डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में उसकी डिटेल दे दो, डिस्क्लोज कर दो बेसिकली। CRR जो है वो कब अप्लाई किया जा सकता है, तो CRR में जो पैसा रखा हुआ है वो बोनस शेयर इशू करने में यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, वो है सर्कमस्टेंसेस प्रोहिबिटिंग बायबैक। किन सर्कमस्टेंसेस में बायबैक को प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 70 उसका कोड है डिज्नी बायबैक नहीं कर सकता। D मतलब डिफ़ॉल्ट, I मतलब इन्वेस्टमेंट कंपनी से, और S मतलब सब्सिडरी से, और N मतलब अगर आपने प्रोविज़न कंप्लाई नहीं किया, नॉट कंप्लाइड द सेक्शन 692, 123 एंड 129। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। नो कंपनी शाल डायरेक्टली और डायरेक्टली परचेस इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू सब्सिडरी कंपनी, थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनी, या फिर अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर गया, इफ़ अ डिफ़ॉल्ट इज़ मेड बाय द कंपनी in repayment of deposit accepted either before or after the commencement of this act, या फिर interest
पेमेंट देयर ऑन, या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू एनी शेयर होल्डर और रीपेमेंट of any term loan or interest payable thereon to any financial institution to banking company। तो बेसिकली आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है डिपॉजिट में, या रिडीम करने में डिबेंचर को, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में, या डिविडेंड देने में, या फिर आपने टर्म लोन के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तब भी आप ये बायबैक नहीं कर सकते। However, the buyback is not prohibited if the default is remedied and a period of 3 years has lapsed। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट को ठीक कर दिया है और उसके ठीक करने के बाद 3 साल हो चुके हैं तो फिर आप बायबैक कर सकते हैं। और चौथा, जब आप बायबैक कम नहीं कर सकते तो चौथा पॉइंट है कि नो कंपनी शाल परचेस इट्स ओन शेयर इन केस सच कंपनी हैज़ नॉट कंप्लाइड विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 दैट इज़ एनुअल रिटर्न, सेक्शन 123 दैट इज़ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 127 दैट इज़ पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, एंड सेक्शन 129 जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें आपने डिफ़ॉल्ट किया है, तो ये 4 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आपने फाइलिंग में डिफ़ॉल्ट किया। तो ये 4 और चीज़ों में आप जो है बायबैक नहीं कर सकते। कब? सेक्शन 70 के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं जिसमें प्रोहिबिट होता है बायबैक। पहला है सब्सिडरी कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक नहीं कर सकते, डिफ़ॉल्ट किया है अपने डिपॉजिट का, रिडेम्पशन में डिबेंचर का, प्रेफरेंस शेयर का, या डिविडेंड का, या टर्म लोन का, तब नहीं कर सकते। और चौथा है आपने प्रोविज़न कंप्लाई नहीं किए हैं सेक्शन 92 के, 123 डिविडेंड का, 127 फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड का, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इनकम टैक्स का। तो जो है जो बायबैक आप जब करते हैं तो शेयर होल्डर के हाथों में जो है ये कैपिटल गेन टैक्स लगता है, क्योंकि जो बायबैक जो होता है वो आप बेसिकली एक तरीके से सेल है शेयर होल्डर की तरफ से, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया जाएगा बायबैक प्राइस से और वो जो है कैपिटल गेन पे चार्ज होगा। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है बायबैक ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी। जब लिस्टेड अगर कंपनी है तो उसका बायबैक किस हिसाब से होगा, तो उसके लिए सेबी का जो है रेगुलेशन है, सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018, सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018, इसके हिसाब से बायबैक होता है। तो इसमें जो पहला है रेगुलेशन 4 जो बताता है मेथड ऑफ बायबैक। तो कंपनी जो है बायबैक कर सकती है इनमें से किसी एक मेथड से। पहला मेथड है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू टेंडर ऑफर, या फिर ओपन मार्केट से जो कि बुक बिल्डिंग और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो बंद हो चुका है तो बुक बिल्डिंग बचा है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट, मतलब इसी के अंदर एक और पॉइंट है कि कंपनी जो है बायबैक नहीं कर सकती विथ इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ बायबैक ऑफ प्रीसीडिंग ऑफर ऑफ बायबैक। तो मतलब पिछले बायबैक ऑफर के एक्सपायरी से 1 साल तक आप अगला बायबैक नहीं कर सकते हैं। प्रोहिबिट इसके अलावा एक और है कि ये जो रेगुलेशन है परमिट नहीं करता बायबैक को थ्रू नेगोशिएटेड टिल्स प्राइवेट अरेंजमेंट स्पॉट ट्रांजेक्शन। तो प्राइवेटली आप नेगोशिएट करके बायबैक नहीं कर सकते हैं। और ये रेगुलेशन आपको प्रोहिबिट करता है, कंपनी को प्रोहिबिट करता है बायबैक करने से अगर आप बायबैक डीलिस्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो मतलब इतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है इस रेगुलेशन 6 बायबैक फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो बायबैक जो है आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि 15% ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटी विच द कंपनी प्रपोज टू बायबैक और नंबर ऑफ सिक्योरिटी इंटाइटल्ड एज पर शेयर होल्डिंग विच एवर इज हायर शैल बी रिजर्व फॉर स्मॉल शेयर होल्डर। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जब आप बायबैक कर रहे हैं तो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए 15% जो है आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, एडिशनल डिस्क्लोज़र। तो आपको एडिशनल डिस्क्लोज़र ये देना है कि मैक्सिमम प्राइस जिसमें आप बायबैक करेंगे। और दूसरा है कि प्रमोटर आप अगर अपने शेयर जो है बायबैक में टेंडर कर रहे हैं तो क्वांटम ऑफ शेयर जो है कितना वो शेयर टेंडर कर रहे हैं वो भी आपको अपने को बायबैक में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशन 7 एंड 8 पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में। तो आप कंपनी को जो है 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के 2 दिन के अंदर।
और वो जो पब्लिक अनाउंसमेंट है वो 3 न्यूज़पेपर में आपको देना है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल न्यूज़पेपर में। और दूसरा है वो पब्लिक अनाउंसमेंट जो है उसकी कॉपी जो है सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को देनी है। उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट जो है 2 दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर लेटर ऑफ ऑफर सेबी को देना है, और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी आपको देना है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी आपको सेबी को देना है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कंपनी शैल मेक पब्लिक अनाउंसमेंट विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द पोस्टल बैलेट फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड रेजोल्यूशन इन एटलीस्ट इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज डेली। ओके, अ कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट in electronic mode filed with board and stock exchange on its shares security listed, जहाँ पे listed है वहाँ पे। और ये है कंपनी शाल विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट फाइल विद द बोर्ड अ लेटर ऑफ ऑफर कंटेनिंग डिस्क्लोजर एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 थ्रू मर्चेंट बैंकर हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कंपनी। तो आपको जो है 2 वर्किंग डेज़ के अंदर लेटर ऑफ ऑफर भी देना है, जो कि मैंने कहा था सेबी को देना है, अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ओके, तो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म होता है। चैप्टर 1 के पार्ट 11 में आपका स्वागत है, जिसका पहला रेगुलेशन है रेगुलेशन 9 ऑफ़र प्रोसीजर। ऑफ़र की क्या प्रोसीजर रहेगी, किस तरीके से बायबैक ऑफ़र जो है उसका प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले है आरडी पब्लिक अनाउंसमेंट में ही बता दो। रिकॉर्ड डेट जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट में ही आपको बताना है। तो ये लिखा है कंपनी मेकिंग बायबैक ऑफर शाल अनाउंस रिकॉर्ड डेट इन पब्लिक अनाउंसमेंट for the purpose of determining the entitlement and names of security holder who are eligible to participate in buyback। उसके बाद सेकंड है एलिजिबल शेयर होल्डर को लेटर ऑफ ऑफर एंड टेंडर फॉर्म दे दो। तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि द लेटर ऑफ ऑफर अलॉन्ग विद द टेंडर फॉर्म शैल बी डिस्पैच टू द सिक्योरिटी होल्डर हु आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द बायबैक। तो उन्हीं को जो एलिजिबल है उनको लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म जाएगा। अच्छा, इसी पॉइंट के अंदर एक और चीज़ लिखी है कि अगर टेंडर फॉर्म नहीं मिला तो क्या होगा। तो जो शेयर होल्डर है जिनको टेंडर फॉर्म नहीं मिला वो फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस मैनर में जो कि सेबी ने बताया है। बस इतना ही लिखा है इसमें, टेंडर फॉर्म नहीं मिला। उसके बाद अगला है क्या अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए लिखा हुआ है प्रोसेस, एंड अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर में आल्सो टेंडर हिज share for buyback by submitting the duly executed transfer deed or transfer of share in his name along with offer form and other relevant document as required for transfer। तो ट्रांसफ़र डीड जो है उसको वो एग्जीक्यूट करनी होगी, तभी वो अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर ट्रांसफ़र कर पाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 जो कि कहता है लेटर ऑफ ऑफर के डिस्पैच के लेटर ऑफ ऑफर जब से डिस्पैच हुआ इसके 4 दिन के अंदर जो है बायबैक ऑफर ओपन हो जाना चाहिए। तो इसको पढ़ लेते हैं। द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द बायबैक ऑफर शैल नॉट बी लेटर देन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर। तो यही है, जब डिस्पैच किया हुआ लेटर ऑफ ऑफर उसके 4 दिन के अंदर जो है ये ओपन हो जाना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है द ऑफर फॉर बायबैक शैल रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डे। तो बायबैक ऑफर 5 दिन के लिए जो है ओपन रहेगा। उसके बाद है जो इंटाइटल्ड है उसके शेयर कंपनी एक्सेप्ट करेगी। तो 5वां पॉइंट यही कह रहा है कि कंपनी शाल एक्सेप्ट शेयर फ्रॉम द सिक्योरिटी होल्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटाइटलमेंट। तो जो इंटाइटल्ड है उसका शेयर कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी और वो बायबैक के लिए मतलब बेसिकली एलिजिबल, बाकी का रिटर्न कर देगी। इसके बाद छठा पॉइंट कहता है शेयर्स बायबैक की 2 कैटेगरी होगी, एक रिजर्व और एक जनरल। तो रिजर्व तो उनके लिए होती है जो होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर, और जनरल में बाकी शेयर होल्डर। तो ये लिखा हुआ द शेयर प्रपोज टू बी बॉट बैक शैल बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। एक है रिजर्व कैटेगरी फॉर स्मॉल शेयर होल्डर और दूसरी है जनरल कैटेगरी फॉर अदर शेयर होल्डर्स। और लास्ट पॉइंट है स्पिल ओवर कर सकते हैं, इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि स्पिल ओवर अलाउड है। इसके बाद है रेगुलेशन 10 पेमेंट टू सिक्योरिटी होल्डर। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो है पेमेंट इमीडिएटली आपको करनी है, और वो जो आपने जो एक अकाउंट बना के रखा था स्क्रू अकाउंट, उसके पैसा मिला के उसके 90% पैसा और अलग से जो आप पैसा लाओगे वो मिला के टोटल 100% कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इस पर एक बार पढ़ लेते हैं।
द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर बायबैक ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद ओपन अ स्पेशल अकाउंट विद सेबी रजिस्टर्ड बैंकर टू एन इशू एंड डिपॉजिट देयर इन अकाउंट ओपन करो और उसमें उतना पैसा जमा करो सच सम एज वुड टुगेदर विथ 90% ऑफ द अमाउंट लाइंग इन स्क्रो अकाउंट मेक अप द इंटायर सम ड्यू एंड पेएबल एज कंसिडरेशन का मतलब इतना पैसा जमा करो कि टुगेदर अगर आप जोड़ दो स्क्रो अकाउंट में पैसा रखा हुआ स्क्रो अकाउंट में रखे हुए 90% पैसे को और जो आप जमा कर रहे हो वो दोनों मिला के 100% कंसिडरेशन बन जाए, उतना पैसा जमा करो। सेकेंड पॉइंट कहता है कि क्लोजर के 5 दिन के अंदर आप वो पैसों को पे कर दो और जिनके शेयर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उनको रिटर्न कर दो। ठीक है। उसके बाद अगला है रेगुलेशन 11 जो कि कहता है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ बॉट बैक सिक्योरिटी। ये एक बार एग्ज़ाम में भी आया था, तो इसको पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। इसमें लिखा हुआ है कि द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश एंड physically destroy the security certificates of bought back in presence of registrar to issue or merchant banker and secretarial auditor within 15 days of the acceptance of the share। तो ये कह रहा है कि कंपनी को जो है जो भी शेयर आपने बायबैक किए हैं उनको एक्सटिंग्विश भी करना है और फिजिकली डिस्ट्रॉय भी करना है 15 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस के किसकी प्रेजेंस में, आरटीए रहेगा या फिर मर्चेंट बैंकर रहेगा और इन दोनों में से तो कोई एक रहेगा और सेक्रेटरी ऑडिटर रहेगा। इनकी प्रेजेंस में आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है। और ध्यान रहे कि 7 दिन बायबैक पीरियड एंड होने के 7 दिन के अंदर ये काम हो जाए। 15 दिन का टाइम तो दिया ही है, 7 दिन का भी टाइम दिया है, तो मतलब 7 दिन से ऊपर तो वो जा ही नहीं सकता। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर ही डिस्ट्रॉय करना है। पर अगर 7 दिन जो है पीरियड वो 15 के बाद में आ रहा है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। मतलब 15 हो गया पर उसके ऊपर भी आप जा सकते हो जब तक कि आप बायबैक एंड होने के 7 दिन तक ना हो। तो सेकेंड पॉइंट भी यही कह रहा है कि द कंपनी शैल इंश्योर दैट ऑल द सिक्योरिटी बॉट बैक आर एक्सटिंग्विश्ड विद इन 7 days of expiry of buyback period. The aforesaid period of 15 days shall no case extend beyond 7 days of expiry of buyback period। तो बेसिकली यही कह रहा है कि 7 दिन का हमने एक्स्ट्रा मतलब 7 दिन का टाइम दिया, उसके अंदर आपको उसको डिस्ट्रॉय कर दो। और वो जो 15 दिन की बात करी है वो 7 दिन से आगे तो फिर भी नहीं बढ़ सकता। तो आपको 7 दिन पे ज़्यादा फोकस रखना है क्योंकि 7 दिन में आपको करना, पहले 15 दिन दिया है फिर 7 दिन दिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है डीमेट वाले शेयर कैसे डिस्ट्रॉय होंगे। भाई डीमेट में जो शेयर है उनको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाले। तो उसमें लिखा हुआ है कि एज पर डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996 जो सेबी का डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन है 1996 उसके हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉनिक शेयर जो डीमटेरियलाइज शेयर है उनको एक्सटिंग्विश और डिस्ट्रॉय किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कंप्लाइंस सर्टिफिकेट हमें देना पड़ेगा सेबी को कि हमने सच में डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें उनको कन्विंस करना है। तो यही लिखा हुआ है कि द कंपनी शैल फर्निश अ सर्टिफिकेट टू बोर्ड सर्टिफाइंग कंप्लायंस एज स्पेसिफाइड अबव ड्यूली सर्टिफाइड एंड वेरीफाइड। तो कंपनी को एक सेबी को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना होगा जो कि वो सर्टिफाई करेगा कि हमने जो ऊपर की जो भी कंडीशन है जो दे रखी है डिस्ट्रॉय से रिलेटेड वो सारी कंप्लाई कर दी है। और वो ड्यूली सर्टिफाई और वेरीफाई भी होगा, उसको पहले मतलब अच्छे से सर्टिफाई और वेरीफाई करने के बाद ही सबमिट करना है। तो किस किस से सर्टिफाई और वेरीफाई करवाना है तो वो है पहला बंदा है एक तो आरटीए, और अगर आरटीए नहीं है तो मर्चेंट बैंकर, आरटीए या मर्चेंट बैंकर। पहले आरटीए नहीं है तो मर्चेंट बैंकर। दूसरा पॉइंट क्या है 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए अगर एमडी कंपनी में है तो। तीसरा बंदा है वो सेक्रेटरी ऑडिटर ये भी वेरीफाई करेगा और सर्टिफाई करेगा। उसके बाद जब सर्टिफिकेट जो है 7 दिन के अंदर जो है जब से ये जो सर्टिफिकेट जो आपको सेबी को देना है वो 7 दिन के अंदर देना है जिस दिन आपने इसको शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके 7 दिन के अंदर। उसके बाद एक और बात ये भी कही है कि आपने डिस्ट्रॉय कर दिया उसके 7 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है पार्टिकुलर किन शेयर्स को आपने डिस्ट्रॉय किया, जो शेयर आपने मतलब उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थे। तो अब बार पढ़ लेते हैं। द कंपनी शाल फर्निश द पार्टिकुलर ऑफ सिक्योरिटी एक्सटिंग्विश एंड डिस्ट्रॉय टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड विद इन 7 days। तो 7 दिन के अंदर इनको भी बताना। और यहाँ पे ही अपना प्यारा से चैप्टर खत्म होता है। पर उसके लास्ट में एक टॉपिक बहुत नॉट इम्पोर्टेंट है पढ़ने वाला है तो उसको पढ़ लेते हैं। ऑब्लिगेशन क्या क्या है कंपनी पे बायबैक का रेगुलेशन 24 के हिसाब से। तो एक तो ऑब्लिगेशन ये है कि लेटर ऑफ ऑफर जो है वो सब कुछ सच का है, ट्रू रहे, करेक्ट रहे, उसमें कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना रहे, ये ध्यान रखो। दूसरा ध्यान ये रखो कि कंपनी जो है ऐसे शेयर जो है इशू ना करे
कब तक इशू ना करे, जब तक कि बायबैक पीरियड एक्सपायर ना हो जाता है, लेकिन वो स्टॉक ऑप्शंस पे इक्विटी तो कर ही सकती है। उसके बाद एक और है कि जब आप पेमेंट करो तो वो कैश में ही करना है आपको। उसके बाद आपको बायबैक को ऑफ़र को विड्रॉ नहीं करना है। उसके बाद है कि प्रमोटर जो है वो डील नहीं करे शेयर्स में कंपनी के ऑफ मार्केट या इंटर से ट्रांसफ़र नहीं करें, ये ऑब्लिगेशन है। और कंपनी को जो है फर्दर कैपिटल आपको जो है रेज़ नहीं करना है 1 साल तक के लिए। कंपनी शैल नॉट रेज फर्दर कैपिटल फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी।